हेलो फ्रेंड्स, आज हम जेई शिफ्ट 1 2 जनवरी के केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, इतना पेपर इजी आया है कि आप आंख बंद करके भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसके लिए मैं बताती हूं, केमिस्ट्री एक फॉर्मूला नहीं है, वो एक जादू है। जादू, अब देखिए हम किस तरह से इस जादू को फटाक से सॉल्व कर देते हैं। और मैं सभी शिफ्ट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम है अप्रैल मंथ में जो आप देने वाले हो, शायद वो आपको बहुत ही इजी जाने वाला है। आइए शुरू करें। मेरे देश के प्यारे प्यारे बच्चों, में हमेशा आपको क्लास में बताती ना बेटा, ये याद कीजिए जब मैं आपको क्लास में पढ़ाती थी, और ये मैंने आपको इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। देखिए आज यहां पे आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स NiCl4, what is the charge on metal and shape of the complex respectively? मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम 1 में भी दिया था। यही क्वेश्चन आपके सामने है, आपको चार्ज निकालना है। आइए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देखिए, निकल एक कॉम्प्लेक्स है, Cl4 इज अ वीक लिगैंड, साथ में मैं लिगैंड की भी बात कर रही हूं। Ni प्लस 4 इंटू Cl, टोटल चार्ज -2। NiCl का चार्ज -1 is equal to -2, therefore Ni is equal to -2 plus 4, that is +2। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, कितना इजी क्वेश्चन है, यही तो पूछा गया। और हम शॉर्टकट क्या अप्लाई किया था, एक बार शॉर्टकट रिवाइज करें। निकल का चार्ज है +2, शॉर्ट है। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो देख लेते हैं पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है कि नहीं। यस, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। निकल जो है 4 Cl के साथ बॉन्डेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, नहीं तो dsp2 होगा। बस उसके ड्रॉबैक है, बट 99% तक ये करेक्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, लेकिन बच्चों ड्रॉबैक है, मैं बता रही हूं, ये निकल कार्बोनिल जैसे कॉम्प्लेक्स में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर 0 चार्ज है। ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो dsp2 हाइब्रिडेशन होता है, अगर वीक लिगैंड है तो sp3 होता है। बट निकल NiCO4 स्ट्रॉन्ग लिगैंड है NiCO, तो इसके लिए जो आप यूज करोगे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है। बट मैं बोली ना 99% तक एप्लीकेबल है, कुछ ड्रॉबैक्स तो रहेंगे ही। तो ये वीक लिगैंड है, अब Cl इसके लिए तो एप्लीकेबल है ही। Cl इज अ वीक लिगैंड। आप सोचिए निकल को जब आप लिखेंगे, निकल कैसे लिखेंगे, निकल इज 3d8 आर्गन, 3d8 4 is 0। तो जब पेयरिंग करेगा तो वीक लिगैंड है तो पेयरिंग तो कर ही नहीं सकता, तो पेयरिंग नहीं कर सकता तो आउटर ऑर्बिटल यूज कर रहा है। तो आउटर ऑर्बिटल मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहाइड्रल। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। So appropriate answer is +2 and tetrahedral, your answer is 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Compare the boiling point of given solution। तो केमिस्ट्री एक जादू है, देखिए कितना इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा TF is equal to IKF into molality। What is I? I is a Van't Hoff factor। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। हम बॉइलिंग पॉइंट की बात किए तो सेम फॉर्मूला डेल्टा TB, एंड माय डियर फ्रेंड डेल्टा TB इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू IKB मोलैलिटी। दिस इज कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द Van't Hoff फैक्टर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सबके सब Van't Hoff फैक्टर में डिपेंड करता है।
तो वेंट ऑफ फैक्टर यहां पे आप देख सकते हैं कि NaCl दो आयंस में स्प्लिट होता है, तो वेंट ऑफ फैक्टर इज 2. I जो है उसका 2 है. What is the Van't factor? Revise करें. Come on, quick revise. Van't factor is number of ions dissociated after the experiment divided by the number of moles that is going to form before experiment, means number of moles before experiment. So I is equal to after experiment upon before. तो before को हमेशा आपको 1 लेना है. So NaCl का Van't factor is 2. अभी यूरिया है, यूरिया तो डिसोसिएट ही नहीं होता, तो यूरिया का जो वेंट ऑफ फैक्टर है 1 है. तो सबसे ज्यादा वेंट ऑफ फैक्टर जिसका होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. अभी सवाल आ रहा है कि यहाँ पे NaCl भी है, सभी के तीनों ही NaCl है. ठीक है, आप समझ गए कि ऑप्शन जो है लास्ट वाला यूरिया सबसे कम है, तो यूरिया का सबसे लास्ट ही होने वाला है. बट माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए फोर्थ सभी में दिया हुआ है, तो उन लोग भी सोचते हैं ना. तो आपको इसका आंसर कैसे करना है? तो डेल्टा टीबी दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट दैट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन मोलैलिटी. मोलैलिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है. इट मींस इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज्यादा होता है ऑटोमेटिकली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो मुझे बताइए तो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है? आपके सामने देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किसका दिखाई दे रहा है? ये देखिए, कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है 3 10 to the power -2. उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन देखिए किसका आ रहा है, देन आपको किसका दिखाई दे रहा है? 10 to the power -3. इसके बाद 10 to the power -4. ये सभी के सभी NaCl है. एंड ऑफ कोर्स लास्ट इज यूरिया. तो कहां पे है? थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन इज यूरिया. यस, आंसर इज सेकंड. बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा. मतलब आपको क्या देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन वेंट ऑफ फैक्टर एंड द कॉन्सेंट्रेशन. जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. एकदम इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए ये कितना लेवल ऑफ क्वेश्चन है. इसके लिए मैं आपको बताती हूं ना कि एनसीईआरटी आपको घोट घोट के पीना पड़ेगा. एनसीईआरटी अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री जो है बहुत इजी बन जाता है. एनसीईआरटी से क्वेश्चन है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड हमेशा आपको याद रखना है फॉन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन है एंड द नाइट्रोजन. बट यहां पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ही नहीं. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन इज अ मास्टर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ध्यान देना है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं पूछा. एफिनिटी पूछते तो पहले क्लोरीन आता, फ्लोरीन बाद में. क्यों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी. तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, लेकिन फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को कहां पे रखेगा? रखने का ही जगह नहीं है फ्लोरीन के पास. तो अब इसके लिए फ्लोरीन क्लोरीन के बाद आता है अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा. क्वेश्चन को रीड कीजिए. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहले फ्लोरीन आता है. तो यस, मोर एप्रोप्रिएट आंसर इज 3. देखिए कितने इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट. Which of the following has maximum size out of this? Now again NCERT based question. केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इजी आया है जितना भी शिफ्ट हो चुका है. तो केमिस्ट्री में मार्क्स आप छप्पर फाड़ के ले सकते हो. सिर्फ आपको याद रखना है केमिस्ट्री में एनसीईआरटी जो बुक है वो आपको घोट घोट के पीना पड़ेगा. अब देखिए, which of the following has the maximum size out of Al+3? अभी जो कैटायन वाले हैं उनके जो साइज होते हैं वो मान लो एल्यूमिनियम, ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा. स्मॉलेस्ट साइज है. तो जितना ज्यादा प्लस में होता है वो उतना ज्यादा स्मॉलेस्ट साइज है. एंड जितना ज्यादा माइनस में होता है उतना ही ज्यादा मैक्सिमम साइज है. तो F माइनस दैट इज द मैक्सिमम साइज. द साइज ऑफ F माइनस इज मैक्सिमम क्योंकि वो माइनस फॉर्म पे है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं.
आईपीसी नेम ऑफ गिवन स्पेसीज। तो केमिस्ट्री को समझो अच्छे से, केमिस्ट्री अगर समझ गए, सीखो केमिस्ट्री, समझो केमिस्ट्री और बाद में धमाल करो। अब देखो कितने इजी क्वेश्चन है। तो आईपीएसी नेम ऑफ द गिवन स्पेसेस, तो आपको याद रखना पड़ेगा जब आप आईपीएसी नेम करते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप का, तो सबसे पहले जो आपको नाम देना पड़ेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 दे के लॉन्गेस्ट चेन काउंट करेंगे, 1 2 3 4। ये क्वेश्चन कुछ रॉन्ग नहीं लग रहा है बेटा आपको? कुछ शायद कुछ मिसिंग लग रहा है, क्योंकि सब में देखिए 4 है तो ब्यूट। ये देखिए ये देखिए, ये जस्ट लुक एट हियर, ये क्या है? CH3COO। इट मींस दिस इज मिथॉक्सी। व्हाट इज CH3CO? मिथॉक्सी। एंड व्हाट इज CO? दिस इज मिथॉक्सिक कार्बोनिल, इजंट इट? तो अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, ये एक प्रीफिक्स के फॉर्म पे लेंगे, CH3CO एस्टर, CH3CO ऐसे था इसको, हाँ ये ऐसे है, इस तरह से है, देखिए CO, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C लाइक दिस, OCH3, दिस इज मिथऑक्सी, okay, and this is CO. What is methoxy CO? This is carbonyl, okay. Now अभी यहाँ पे देखिए कि कुछ है कि मिथॉक्सी कार्बोनाइल, ऑक्सी मिथॉक्सी कार्बोनाइल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। यस यस यस, करेक्ट क्वेश्चन है। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4, 2 पोजीशन पे मिथाइल है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। अब देखिए मिथ ऑक्सी पहले आएगा कि, अब देखिए उसको लिखना कैसे है, क्यों हम लोग लिख रहे हैं 3 मिथॉक्सी, वाई 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। आईपीएसी नेम अल्फाबेटिकली लिखना है आप लोगों को, तो ये देखना है 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 2 मिथाइल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 2 मिथाइल butanoic acid. Now longest chain selection, and why I wrote methoxy first, because मिथ दोनों में कॉमन है। देखिए अभी अल्फाबेटिकली ऑर्डर देना होगा, पहले O आएगा इसके बाद Y आएगा, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर आईपीएसी नेम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मिथॉक्सी देन YL। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, compare the crystal field splitting for the given complexes। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है। क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अब मान लीजिए लिगैंड अगर स्ट्रॉन्ग होता है, ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, तो इसका जो स्प्लिटिंग होगा, डी स्प्लिटिंग बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा, करेक्ट? डी स्प्लिटिंग जो होगा वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा। इट मींस इट हैज द ग्रेटेस्ट CFAC। CFAC जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ये बहुत ज्यादा होगा। तो आपको देखना होगा कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन सा है, इसमें से स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन सा है। तो बेटा ये ध्यान में रखना होगा कि लिगैंड स्ट्रॉन्ग हम कब फाइंड आउट करते हैं, व्हेन वी कैन फाइंड आउट द लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग। लिगैंड वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप के 4 लिगैंड्स, आपको 5 लिगैंड्स आपको नाम ध्यान में रखना है, COCN, NO2EN, NH3। NH3 जो है वो बीच के है, मतलब NH3 कभी कभी वीक भी होता है एंड NH3 स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो NH3 जो होता है स्ट्रॉन्ग कब होता है? NH3 स्ट्रॉन्ग उस केस में होता है जब किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। और वीक कब होता है? वीक इज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे +2 हो गया, कोबाल्ट +2, ओके, उस केस में एमोनिया इज अ वीक लिगैंड। कोबाल्ट +3 एमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। लिगैंड स्ट्रेंथ को मैंने यहां पे भी नोट डाउन किया है। देखिए एक लिगैंड स्ट्रेंथ आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो सीरीज है डाइवैलेंट की, इस सीरीज को हम इरविंग विलियम सीरीज बोलते हैं, जो +2 के लिए ये एप्लीकेबल है फॉर डाइवैलेंट आयंस। अभी आप देख पाएंगे कि सभी डाइवैलेंट आयन में कॉपर जो है, देखिए कॉपर +2, देखिए कॉपर +2 जो है वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है।
अब देखिए यहाँ पे कॉपर +2, देखिए कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और कॉपर +2 का देखिए स्ट्रेंथ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इरविंग विलियम, कॉपर +2 एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड, मतलब कॉपर +2 को एक स्ट्रॉन्ग मेटल में कंसिडर किया गया है। इसके बाद लिगैंड आएगा CN। देखिए इसका भी आपको पता है कि अगर एक पॉइंट नोट डाउन करके रखिए कि CFAC एनर्जी दैट डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग लिगैंड एज वेल एज चार्ज ऑन मेटल। मेटल के ऊपर अगर आप चार्ज देखते हो तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसके यहाँ पे अगर हम चार्ज देखें तो यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज इज 4 दैट इज +2। यहाँ पे भी चार्ज देखिए +2 है, यहाँ पे भी चार्ज देखिए +3 है। तो बट +3 है बट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड आ रहा है कॉपर। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है, इरविंग विलियम। अब बच्चों ध्यान से आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इस चैप्टर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कॉपर है सबसे पहला ऑप्शन, तो सबसे पहला ऑप्शन इज कॉपर, करेक्ट। सबसे पहला ऑप्शन इज कॉपर। उसके बाद देखिए एज यूजुअल CN है, CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ऑटोमेटिकली CN स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। इसके बाद EN है, जैसे कि मैंने आपको लिगैंड स्ट्रेंथ बोली हूं, 5 लिगैंड्स का नाम याद रखिए, ओके। जैसे सबसे पहले COCN EN NO2 EN एंड अमोनिया इज चेंज होगा ना 1। देन इसके बाद देखिए EN इज द 4th, ओके। एंड लास्ट इज SCN थायोसाइनेटो, जो सबसे वीक है। So this is the more appropriate answer 2143. The more appropriate answer is second. तो ये इरविंग विलियम को लिख के रखिएगा। और CFAC depends on charge and strong field ligand. Next question. Next question. Consider the given equilibrium. Consider the given equilibrium reaction. CO2C, if initial pressure of CO2 is 0.6, after equilibrium is established, total pressure is 0.8. बच्चा कितना इजी क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, सो इजी क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले बच्चों ये सीधा फॉर्मूला, केमिस्ट्री आपको परेशान ही नहीं करने वाला, बहुत प्यार से होता है। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन बताया, अब केमिस्ट्री के लिए क्या करना होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूरत है केमिस्ट्री के लिए। और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई और उपाय नहीं है। एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां पे पूछा गया है कि आपको केपी निकालना है। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं इनिशियल प्रेशर क्या है जब टाइम 0 था। टाइम 0 था तो इनिशियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 0.6 था। अब पूछोगे मैम सॉलिड, अरे केपी निकाल रहे हैं ना, पार्शियल प्रेशर, सॉलिड कहां से आ गया, आपको तो गैस कंसीडर करना है। तो यहां पे देखिए सॉलिड का आपको यहां पे लेना ही नहीं है, तो सो डोंट टेक सॉलिड, ओके। नाउ आफ्टर दैट यहां पे देखिए CO, ओके। इस टाइम पे CO 0 था। जब टाइम T हुआ CO बना 2P। CO कितना बना, 2P बना। ये कितना बचेगा 0.6 माइनस P, करेक्ट। या आपको पता है टोटल प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 0.6 माइनस P प्लस 2P, देन इट विल बी 0.6 प्लस P। टोटल प्रेशर यहां पे दिया हुआ है, टोटल प्रेशर इज 0.8, therefore P is equal to 0.8 minus 0.6, that will be 0.2। चलिए यहां तक समझ में आ गया ना। अभी केपी के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। केपी का फॉर्मूला क्या है, केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, CO टू द पावर 2, क्योंकि 2 है। आपको रिएक्टेंट
प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर ऑफ यहाँ पे CO दिया है, देखिए पुट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए CO का प्रेशर कितना है 2p, पुट कीजिए यहाँ पे 2p होल स्क्वायर अपॉन P ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट, पुट कर दीजिए। नाउ 2p कितना आया आपका 2 है, 2 2 4, P कितना है देखिए P इज इक्वल टू 0.2 होल स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय P ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के P कितना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के P भी तो पॉइंट दिया है, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे देन P भी दिया है 0.2 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पॉइंट पुट करके बताइए मुझे कितना आंसर हो सकता है। चलिए देखिए कितना आंसर हो सकता है, कैलकुलेट 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 फास्ट। इक्वेशन बैलेंस है, हाँ इक्वेशन बैलेंस है। देखिए P कितना आया, ये वैल्यू क्या डालना है, अरे बाप रे P ऑफ दिया है ना 0.6 माइनस P, तो 0.6 हाँ यहाँ पे डालिए 0.6 माइनस P कितना है 0.2 है, तो होल वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 4, तो ये होगा 0.4 कैंसिल, देन इट विल बी व्हाट, देखिए देखिए जल्दी कीजिए, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर आता कि नहीं, देखिए आंसर इज 0.4। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहां से आपने क्या पुट कर दिया था, यहां से देखिए 0.4 0.2, ये P है, देखिए P का वैल्यू है, और दिस इज P ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड P आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू T, दैट इज 0.6 माइनस 0.2, इसको पुट कीजिए कैलकुलेट कीजिए, आंसर 0.4 आता है। कैलकुलेशन आपके हवाले साथियों, मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बताऊंगी। आइए नेक्स्ट, अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया है NaCH3COCl will show nucleophilic substitution reaction by SN1। बच्चा मुझे ये बताइए कि SN1 जो रिएक्शन है इसका मेन कंडीशन क्या होता है, कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना है, इजंट इट फ्रेंड्स, कि हम जो है कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा उतना ज्यादा रिएक्शन होता है, ओके। अब देखिए ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करता है कि नहीं, अब देखिए ये अगर Cl चला जाएगा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ द SN1 डिपार्टिंग ऑफ हैलोजन ग्रुप, यस हैलोजन ग्रुप यहाँ पे डिपार्ट हो रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, इस कार्बोकैटायन को देखिए यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू हम लोग स्टेबल कर पा रहे हैं। और खास बात यह कि आप मुझसे पूछ सकते हो कि मिस ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो किस तरह से SN1 जाएगा, बट बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन अगर स्टेबलाइज होता है भले ही वो 1 डिग्री क्यों ना हो, फिर भी वो SN1 रिएक्शन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा बेंजाइल कार्बोकैटायन, ये भी बहुत ही ज्यादा भर भर के SN1 रिएक्शन जाता है, क्यों, क्योंकि वो 1 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली बेंजाइल कार्बोकैटायन ये भी SN1 रिएक्शन इसमें होते हैं। तो दिस इज स्टेबलाइज, ये स्टेबलाइज हो रहा है देखिए, तो ये SN1 रिएक्शन जा रहा है, पहले वाला ऑप्शन करेक्ट है। एनसीईआरटी पढ़ना है भाई, बस एनसीईआरटी। स्टेटमेंट नंबर 2, will not undergo nucleophilic substitution via SN2 easily. Why? Yes, this option is correct. Why? Because of the steric hindrance. Okay, स्टेरिक हिंडरेंस अगर है तो SN2 रिएक्शन नहीं जाएगा, करेक्ट है ना, ये बोल रहा है देखिए कितने बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप है, सो वो स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 1, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, an electron of helium plus is present in the third excited state। ओके, फॉर्मूला तो बेटा याद है कि कुछ, हाँ आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है ना, 2 pi r is equal to n lambda, isn't it? तो आपको लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन n। r क्या है, व्हाट इज r, r का फॉर्मूला बोर्स रेडियस अपॉन n इंटू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, z का वैल्यू क्या है, व्हाट इज z,
Z क्या है? What is Z? Z, yes. Z is equal to, okay. And helium का Z क्या है? What is the helium का Z? Helium का Z है 2. Helium का Z है 2. Okay. तो न्यूक्लियर चार्ज. नाउ व्हाट इज N? अभी N क्या है देखिए. बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि N के वैल्यू उन लोग थर्ड लेते हैं. नहीं बेटा, N1 जब होता है ना, N जब 1 होता है तो उसको ग्राउंड स्टेट आपको लेना है. N जब 1 होता है एंड N जब 2 होगा तो वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा. N जब 3 होगा, ग्राउंड स्टेट लेना है आपको. ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेल यू. N जब 1 होता है तो वो ग्राउंड स्टेट होता है. N अगर 2 होगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा. N अगर 3 होगा तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा. N अगर 4 होता है तो वो 4 होता है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा. तो उन्होंने थर्ड एक्साइटेड स्टेट पूछा है. तो गलती कभी मत कीजिएगा, N1 को आपको ग्राउंड स्टेट कंसिडर करना है. थर्ड एक्साइटेड स्टेट उन्होंने पूछा है. तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में देखिए N इज इक्वल टू 4. नाउ यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए. और मैं पहले ही आपको बोली थी बच्चों कि कैलकुलेशन आपके हवाले साथियों, ये A नॉट में आंसर आएगा. देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन N इज इक्वल टू 5029. N का वैल्यू है 4 स्क्वायर एंड N का वैल्यू यहां पे 4 दिया है अपॉन Z. Z इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करके देखिए आंसर कितना आता है. 6.64 A नॉट आना चाहिए. चेक कीजिए और मुझे बताइए कितना आंसर है. ये स्टेप है. सबसे पहले आप ये फॉर्मूला याद रखिए, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा. तो यहां से आप लैम्डा फाइंड आउट करेंगे. सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब थर्ड एक्साइटेड स्टेट पूछते हैं तो ग्राउंड स्टेट आपको 1 लेना है. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज सेकेंड, फर्स्ट. Third excited state is second and third excited state, okay, N is equal to 4. ये ध्यान में रखना है. N4 third excited state, N5 fourth excited state. एक आपको इंक्रीज कर देना होगा. करेक्ट? ओके, आंसर चेक करके मुझे बताइएगा क्या आंसर सही है कि नहीं. N is equal to third excited state है तो don't try 3. हाँ, keep this in your mind. First excited state जो होता है N is equal to 1, वो ग्राउंड स्टेट कंसिडर करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब देखिए मैं एज यूजुअल जो आपको मैं बताती रहती हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज आल्सो नोन एज द विटामिन सी. एनसीईआरटी बुक से पूछा गया बायोमोलिक्यूल चैप्टर. द विटामिन सी इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड. देखिए कितना इजी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं. आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट क्वेश्चन मैं आपका शिफ्ट के ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूं, डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है. तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज ascorbic acid, though this is second. Which of the following acid is also known as vitamin C? This is ascorbic acid. Now, which of the following will show positive Fehling test? बेटा Fehling solution किसके लिए applicable होता है? What is Fehling solution? Fehling solution is a combination of Fehling A and Fehling B. Okay. Pheling A is the aqueous solution of copper sulfate and Pheling B is alkaline solution of sodium potassium tartrate. Okay, this is applicable for all aldehyde but except benzaldehyde. Benzaldehyde के लिए ये applicable नहीं होता. So पूछा है will show positive tolerance test. अब पहले वाला ऑप्शन देखिए, ये बेंजाल्डिहाइड है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. सेकंड ऑप्शन देखिए, कीटोन है तो कीटोन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा. ये देखिए, ये एल्डिहाइड है, यस इसके लिए एप्लीकेबल है. एंड अल्कोहल के लिए तो ये टेस्ट एप्लीकेबल है ही नहीं. तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज 3.
tolerance test, yes, tolerance test is applicable for all aldehydes, but Fallin test का एक एक्सेप्शन है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बेंजाल्डिहाइड. अब देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में बेंजाल्डिहाइड है और ये मतलब कीटोन्स ही है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, बट दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो इसके लिए एप्लीकेबल होता है. बेंजाल्डिहाइड मींस व्हाट इज बेंजाल्डिहाइड? दैट जब भी कोई एल्डिहाइड टी ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग, सो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए मैंने साथ में एनसीईआरटी का जो है यही मैंने लगाया है ताकि आप देख पाओ कि कितना इजीली क्वेश्चन पूछते हैं. उन लोग डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछते हैं. 4F कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल फॉर, किसके लिए पॉसिबल है? तो ये तो आंसर आपको निकल जाएगा यहां पे है. अब देखिए ये टेक्निक जो है एलिमेंट्स लर्न करने का टेक्निक है. देखिए एक बार रिवाइज कर देते हैं आप. 57 to 71 आसानी से लर्न कर पाओगे. एलए मतलब लाहौर, एक निमोनिक है. आप आपके हिसाब से निमोनिक बनाइए. लाहौर से प्यारा नीदरलैंड, एनडी लाहौर से प्यारा नीदरलैंड. और जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो भी बना सकते हैं, लातूर से प्यारा नांदेड़. प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, देखिए पीएम मीन्स प्रधानमंत्री, एसएम मीन्स समेडियम, इंदिरा गांधी मीन्स यू. ओके. जीडी मीन्स गांधी. तिब्बत, तिब्बत मीन्स रिप्लेस का नेम. दौरा मतलब घूमने गए थे. ओके. तिब्बत दौरा होते. एंड ईआर, ईआर मीन्स इराक. टीएम मीन्स टोमेटो. वाईबी मीन्स याकूब. एलयू मीन्स लूटा. व्हाट इज याकूब? याकूब इज अ कैरेक्टर, विलेन कैरेक्टर बना दिया. चलो, तो आप इस तरह से याद रख पाते हैं. इट्स वेरी इजी टू लर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ आपको पूछा है कि इनमें से 4F7 कौन लेता है? एक तो भैया जीडी वाला एग्जाम्पल है, गैडोलियम 64, गांधी जिसको मैंने बताया. ये देखिए 4F7 देखिए +3 में शो कर रहा है आपके सामने. सो 4F7 है. तो जीडी कहां पे है? ऑप्शन जीडी इज सी. और कोई दिख रहा है कि नहीं? देखिए यूरोपियम दिख रहा है कि नहीं? यस, यूरोपियम भी देखिए. यूरोपियम आपके सामने देखिए एनसीईआरटी. 4F7, 4F7 मीन्स EU +2. यस, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. तो ए मतलब यूरोपियम. बी, ये देखिए यहां पे बी है, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज बी सी. ए का EU+3 है, ए जो है EU+C है, और बी जो है EU+2. आप एनसीईआरटी के इसमें देखिए, ये देखिए EU मतलब क्या? व्हाट इज EU? व्हाट इज EU? देखिए 4F7 6s2 +2 मतलब 4F7, तो EU+2. मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज सेकंड. तो एनसीईआरटी का आप इसको ध्यान में रखना होगा. फिर से बताऊं, ये देखिए 57 to 71 सिंबल याद रखिए. लाहौर से, सी मतलब सी नहीं करना, सीरियम का सिंबल है सी. लाहौर से प्यारा नीदरलैंड. आप अगर चाहे लातूर से प्यारा नांदेड़, ये भी कर सकते हैं महाराष्ट्र में जो रहते हैं. प्रधानमंत्री पीएम, श्रीमती एसएम, यू मीन्स इंदिरा, जीडी मीन्स गांधी. पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा आपके लिए बहुत आसानी होगा इसको लर्न करना. टीबी मीन्स तिब्बत. डीवाई मीन्स दौरा. एचओ मीन्स होते. तिब्बत दौरा होते, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी. एंड इराक, ईआर, ईआर टोमेटो. ओके. टीएम याकूब. वाईबी लूटा. सो दिस इज अ निमोनिक टू लर्न एफ एलिमेंट्स. 4F के एलिमेंट्स को सीक्वेंस वाइज लर्न करने के लिए. आप चाहो तो अपने हिसाब से भी बना सकते हो. आइए नेक्स्ट. देखिए सीधा सीधा फिर से क्वेश्चन. आप देखिए ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे. NH2COO, NH4, NH3 and CO2. यहां पे उन्होंने पूछा if the partial pressure of gas at equilibrium is 0.4, okay, then what is the total and the total pressure is 1 atm, then what is the value of Kp? ये सीधा फॉर्मूला वाले पूछ रहे बेटा. पहले आप सबसे पहले इक्वेशन को लिखिए. NH2COO NH4, ये सॉलिड है यानी कि इसका कोई काम का नहीं है. तो दैट विल इक्विलिब्रियम. नाउ 2NH3
plus of CO2, both are gas, right? Kp formula, सेम फॉर्मूला, सॉलिड लेना नहीं है। Kp का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो लेना ही नहीं है, सॉरी आई अपोलोजाइज, रिएक्टेंट तो आपको लेना ही नहीं है बिकॉज रिएक्टेंट सॉलिड है, तो प्रोडक्ट गैस है, तो प्रेशर ऑफ NH3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड तो लेना ही नहीं है आपको, 1 लेना है, दैट्स इट। जब सॉलिड आएगा तो 1 ही ले लेना है। अभी यहां पे पुट करते कि वैल्यू क्या पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या पूछा गया बेटा, बताया गया उन्होंने 0.4 है, एंड टोटल प्रेशर दिया है 1, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ऑफ अमोनिया दैट विल बी 1 माइनस 0.4, क्योंकि उन्होंने टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो दैट विल बी 0.6। तो आप इसको पुट कर सकते हैं 0.6 मल्टीप्लाई बाय होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाय, देखिए प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे दिया है, दैट इज 0.4। वैल्यू को पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, देखिए आंसर आता कि नहीं। मैं पहले ही बोल चुकी थी कैलकुलेशन आपके हवाले साथियों, मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता दूंगी। और बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए, जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं हम एक 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 करके आपके सामने लाएंगे, आप देखिए, ताकि आप आगे आने वाले अप्रैल मंथ में जो जेई का एग्जाम है तो बहुत अच्छे होने वाले हैं। सेम क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाएगा ना बेटा कहां से, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन घोट घोट के पीना पड़ेगा। आइए डायरेक्टली क्वेश्चन है, आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 आ गया, यस ऑप्शन 3 है, देखिए दिया है, पुट करके देखिए आंसर आता कि नहीं। आप लोग यू आर मास्टर इन कैलकुलेशन। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, बहुत प्यार से और दिमाग लगा के पूछना चाहा उन्होंने। इसको हम लोग शॉर्ट टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे Br है, LCl है। अब मान लीजिए उन लोग एक्सेस नहीं देते तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि आप अगर पेरेंट रिएक्शन देखो कि Rx को जब आप ट्रीट करोगे सेकेंडरी अमाइन से, सो दिस इज वेरी सिंपल, HX निकलेगा, करेक्ट, इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट बेटा, जो 3 डिग्री अमाइंस फॉर्म होता है। यहां पे एक्सेस पूछा है तो टेक्निक से निकालते हैं, कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, हर बार आप कितने रिएक्शंस लर्न करेंगे, कुछ फटाक से टेक्निक। अब देखिए इसका शॉर्टकट टेक्निक है, इसमें क्या है कि 2 Br है, एक्सेस है तो Br एंड Cl जाने वाला है। अगर मान लीजिए बेटा एक्सेस ना होता तो आप इस Cl को नहीं निकालते, तो सिर्फ आप Br को निकाल देते, NHBr, तो Br निकल जाता है, ये Br यहां पे इस तरह से लग जाता, बट यहां पे एक्सेस है, मतलब दोनों के दोनों ही निकलने वाला है। अब देखिए तो बेटा कौन से ऑप्शन में दोनों के दोनों निकले हुए हैं। अब देखिए ये ऑप्शन में तो एक ही Br, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे NH2, यहाँ पे प्राइमरी कैसे आ गया, ये तो मैं सेकेंडरी के साथ रिएक्शन है, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ये देखिए यहां पे भी सेम, तो यस मोर एप्रोप्रिएट आंसर इज ए। तो थोड़ा सा दिमाग की बत्ती तो जलानी पड़ेगी, दिमाग की बत्ती जलाएंगे तो ये काम बन सकता है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया, देखिए वो सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट हो रहा है और उन्हें प्राइमरी अमाइन दे दिया, तो प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ओके नेक्स्ट देखिए, carbon dioxide gas is taken at 1 atm 273. Now it is allowed to pass through 0.1 molar calcium, 0.1 molar calcium hydroxide. Okay, 0.1 molar calcium hydroxide है. Okay. So excess of calcium hydroxide is neutralized. Okay, neutralized. लेकिन excess of calcium hydroxide is neutralized with a 40 ml of 0.1 of HCl. तो HCl के साथ न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, बट न्यूट्रलाइज जो HCl कर रहा है तो ये तो कॉमन सेंस है ना बेटा, HCl में एक H है और हाइड्रोक्साइड विल गिव द 2, तो एक H एक OH को ही न्यूट्रलाइज करेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, M1V1 एंड M2V2, आपको इनिशियल वॉल्यूम निकालना है, यानी कि फाइंड आउट द V1 इज इक्वल टू M2V2
अपॉन m1। तो यहाँ पे मोलालिटी कितना दिया है, सेम मोलालिटी। वॉल्यूम आप चाहे तो लीटर में, बिकॉज दिस वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस इन लीटर, तो लीटर एज्यूम कर दीजिए आप। ओके, ml में, हाँ ml में आंसर है तो करने की जरूरत नहीं है। देखिए m2 कितना दिया है, व्हाट इज द मोलालिटी दिया है ना, मोलालिटी इज 0.1। और ये भी देखिए सेम मोलालिटी है, देखिए ये भी देखिए मोलालिटी ऑफ दिस 0.1, इसका भी सेम मोलालिटी डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट हो रहा है 40 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए मोलालिटी इज 0.1, क्योंकि कॉमन सेंस क्या है कि 2 OH है। कैसे समझा, देखिए बेटा यहाँ पे 2 OH है और यहाँ पे एक H प्लस है, तो एक H प्लस तो 2 OH को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता ना, एक H प्लस एक OH को ही न्यूट्रलाइज करेगा। तो कॉमन सेंस इज दैट आपको यहाँ पे से डबल नहीं करना है, कोई हाँ डबल करते हैं, डबल नहीं करना है क्योंकि ऑटोमेटिकली 1 1 आप डबल करके भी कर सकते हो, तो उस तरह भी आपको डबल करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि एक OH H प्लस को कहता है डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग है, m1v1 is equal to m2v2, so this is both are equivalent, so this 0.1 cancel, answer is 40। yes, answer given है 40 ml, this answer is 1, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a closed insulated container, a liquid is stirred with a paddle to increase the temperature. Insulated है ना, insulated, तो insulated है तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए और जस्ट अप्लाई कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्लॉट, फर्स्ट अप्लाई कीजिए। अरे इंसुलेटर है तो हीट इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अकॉर्डिंग टू द प्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्लॉट क्या बताता है, प्लॉट बताता है कि डेल्टा यू, आप डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, इट मीन्स क्यू इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू delta E is equal to W, which is not equal to 0. So this is answer option is second। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे थर्मोडायनेमिक्स से। मैच द फॉलोइंग कॉलम, तो ऐसा कि मैंने बताया आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको करना पड़ेगा। आइए, पूछा है मैच द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर में सबसे ज्यादा फ्लोरीन आता है, इसके बाद ऑक्सीजन है, तो ये ऑप्शन में ये देखिए ऑक्सीजन आ गया, शॉर्टकट ये करेक्ट है। कैटायनिक साइज एज यू मूव डाउन द ग्रुप, कैटायनिक साइज इंक्रीजेस एज यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, कैटायनिक साइज डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा साइज देखिए लिथियम का है, लिथियम का बड़ा साइज है देखिए ना। मेटालिक करेक्टर, what's the metallic character, metallic character also decreases from left to right, correct, across the period, and metallic character increases down the group। तो पोटेशियम देखिए मेटालिक कैरेक्टर साइज बड़ा है तो मेटालिक कैरेक्टर इज मोर, तो ये भी यही ऑप्शन इसके साथ ही कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जस्ट नाउ मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन पहले आता है बट एफिनिटी में क्लोरीन पहले दिया गया है। देखिए क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, तो बेस्ट आंसर इज दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए उसको कैसे करना है, एकदम सीधा बेटा ये जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस है ना वो थोड़ी टेक्निक अप्लाई करो। ओके, बनो स्मार्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन में, फटाक से आंसर देखते ही पता होना चाहिए क्योंकि आपको टारगेट सेट करना है कि जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री को उड़ा दिया जाए। ओके, केमिस्ट्री को सॉल्व करके जल्दी से आपको अदर फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए आपको उसी टाइम को यूटिलाइज करना है। तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत इजी है। अब देखो टीन है, नाइट्रोबेंजीन है, तो दिमाग लगाओ, नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन किया जा रहा है तो भले ही ये एनिलीन बन रहा है। व्हाट इज ए, अभी दिमाग तो लगाना पड़ेगा, फटाक से करने। देखिए एनिलीन, एंड एलिनीन के साथ NaNO2 प्लस HCl,
NaNO2 plus HCl, diazonium. And diazonium react with the phosphoric acid, ethanol, benzene. एक ही ऑप्शन है, ढूंढो बेंजीन कहां पे. ये देखो, मिल गया क्या? ये देखो यहां पे बेंजीन है. कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं. हाँ, सीखो ऑर्गेनिक. ओके, अच्छे से. आप देखो ये कितना इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है. अब ये भी सेम कंसेप्ट के ऊपर था. हाँ, सेम कंसेप्ट के ऊपर क्या था देखिए. सॉरी, आपने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन SnHCl. तो नाइट्रोबेंजीन जब आप SnHCl के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो नाइट्रोबेंजीन SnHCl के साथ ट्रीट करने के बाद क्या हो रहा है बेटा, एनिलीन हो रहा है. ओके, एनिलीन को ट्रीट कर रहे हो, NaNO2 के साथ NaCl, आग बंद करके रिएक्शन होता है, डाइजोनियम. क्या बात है, बन गया डाइजोनियम. जैसे डाइजोनियम में आपने ऐड किया कॉपर क्लोराइड NaCl, कौन सा रिएक्शन है, कम ऑन. रिएक्शन इज सैंडमियर. यस यस यस, सैंडमियर सोडियम डाइथर, दो क्लोरोबेंजीन, and if you treat it to chlorobenzene along with sodium diether, sodium and diether, my dear friends, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, फिटिक, नॉट उर्सफिटिक. एरोमेटिक कंपाउंड, दो एरोमेटिक कंपाउंड को जुड़ेंगे तो फिटिक होता है. एरोमेटिक एंड एलिफेटिक को जोड़ेंगे तो उर्सफिटिक. एलिफेटिक इज उर्स रिएक्शन. तो यहां पे जो बनेगा वो डाइफिनाइल बनेगा. अब उन्होंने पूछा है ये जो कंपाउंड आया है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है. तो बच्चों आपको पता है कि दो बेंजीन के वेट कितना होता है. व्हाट इज द बेंजीन वेट? 78 ना. 78 प्लस 78 कितना हुआ? 8 प्लस 16. ओके, 156. 156 दो बेंजीन के वेट है, और दो बेंजीन में से हम HH निकाल के डाइफिनाइल बना रहे, तो 2H निकलेगा, है ना. अरे कुछ तो बोलो, ये सो नो. या 2H निकलेगा, थम्स अप. तो 2H निकलेगा तो कितना बचेगा? 154. ओके, 6 minus 2 4, 154. So what will be the best answer? Yes, molecular weight पूछा है. The molecular weight is 154. Note down. रसायन विज्ञान एक धमाल है, सीखो और करो कमाल. फिर से बताती हूं, रसायन विज्ञान एक धमाल है, सीखो और करो कमाल. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए. कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर. अरे क्या क्वेश्चन पूछ रहे. शायद उनके पास ना, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन के जो स्टॉक है वो खत्म होते जा रहे हैं, और इसी का फायदा हम लोग लेंगे और रिजल्ट पे रिजल्ट छापेंगे. अब देखिए, सबसे पहले आपको स्टीरियो आइसोमर निकालना है. तो स्टीरियो आइसोमर में दो चीजें देखी जाती है, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दूसरा इज ऑप्टिकल आइसोमर. तो ऑप्टिकल आइसोमर फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू फाइंड द काइरल कार्बन एटम. ये देखिए काइरल कार्बन, तो कितने काइरल कार्बन? 2⁻⁴ दैट इज 2. और यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से सीस एंड ट्रांस. तो बच्चा सीस एंड ट्रांस के दो और इसके दो, और दो और दो मिलके कितने हो गए? 4. क्या बताई मैं अभी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है धमाल, सीखो और करो कमाल. नेक्स्ट, हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव लीनियर शेप? केमिकल बॉन्डिंग, उसमें से तो क्वेश्चन बनता ही है. केमिकल बॉन्डिंग तो शेप के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आएगा ही. तो केमिस्ट्री में शेप के ऊपर क्वेश्चन. क्विक रिवाइज. sp3 इसका मतलब क्या होता है? टेट्राहाइड्रल. sp2 यस ट्राइगोनल. sp लीनियर, यानी कि आपको निकालना है इसमें से किसका किसका sp का शेप है. फॉर्मूला याद है कि बच्चा? शॉर्टकट टेक्निक है हमेशा निकालने के लिए. हाफ इंटू ओके नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन of central atom
number is valence electron of central atom plus number of monovalent atoms. मोनोवैलेंट एटम्स में कौन से आती है जिसके वैलेंसी 1 है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड प्लस माइनस चार्ज। तो इसमें से पूछा, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, देखिए किसका sp हाइब्रिडेशन होता है। दिस इज देखिए sp, ये देखिए BeCl, दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ दिस इज azide N3, लीनियर पूछा है तो ये लीनियर है 180। sp वाले लीनियर होते हैं, फाइंड आउट कीजिए। ये शॉर्टकट टेक्निक आपको पता है। सेंट्रल एटम एक निकाल के बताती हूँ। सेंट्रल एटम बेरिलियम, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, यानी कि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 एंड 2 क्लोरीन है। ओके 4/2 दैट इज 2 आया तो sp। नाउ ये देखिए एजाइड, देखिए इसके लिए अप्लाई कीजिए। अप्लाई फॉर दिस, शॉर्टकट टेक्निक दे दिया। अप्लाई फॉर दिस नाइट्रोजन, देखिए अप्लाई कीजिए फास्ट। सो दिस इज एजाइड, ये भी 180 है। दिस इज ऑल्सो, तो आपको कितने सारे मिल गए? एक मिला, एंड एजाइड भी है। I3 ऑल्सो सेम, I3 इज ऑल्सो लीनियर शेप, I3 इज ऑल्सो लीनियर शेप। NO2 नहीं है, NO2 प्लस लीनियर है। देखिए NO2 प्लस कैसे निकला, ये देखिए I3 ऑल्सो, तो I3 ऑल्सो, 3 तो निकल गया। NO2 प्लस से बेटा नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, इस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सेंट्रल एटम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। मोनोवैलेंट लेना है आपको, डाइवैलेंट लेना नहीं है। ओके सो देखिए, हाँ प्लस से तो माइनस करना है, हाफ इज इक्वल टू 4, यस 2, यस sp हाइब्रिडेशन 2 आता है तो sp। सो ये भी है +1, तो NO2 नहीं है और NO2 नहीं है, तो कितने हैं? BeCl2 है, SO2 भी नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। हाफ मोनोवैलेंट एटम नहीं है, एंड सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, तो दिस इज 3, तो 3 मीन्स sp2। 3 आता है तो sp3 है, 2 है, और 4 आता है तो sp3। तो ये भी आपको पता है ना, 4 आते हैं, अगर 4 आता है तो sp3, 3 आते हैं तो sp2, 2 आते हैं तो sp होता है। तो कितने हैं देखो, तो 1 2 3 4, यस मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज 4। नेक्स्ट, जल्दी, ओके मैं रख रही हूं। देखिए फॉर्मूला लिखिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए। ये शॉर्टकट टेक्निक से अगर 4 आया तो sp3, 3 आया तो sp2, 2 आया तो sp। बाकी के लिए आप एनसीईआरटी के बुक देख सकते हैं, उसी तरीके से शॉर्टकट है। अरेंजमेंट माइनस बॉन्डेड एटम, लोन पेयर भी जरूरी है, बिकॉज VS पेयर जो है वो भी आपको देखना होगा टू सॉल्व सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स। ओके नाउ नेक्स्ट, in Carrier's method 180 mg of organic compound, that formula putting बेटा। Carrier's method में हम जब परसेंटेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? हाउ कैन यू फाइंड आउट द परसेंटेज? कैसे निकाला जाता है परसेंटेज? कितने बार ये शॉर्टकट दिया है, कैसे फाइंड आउट करना है आपको? क्लोरीन निकालना है, तो 35.5 AgCl weight, 108 plus 35.5 AgCl weight, that is mass of AgCl form, कितना मास बना है AgCl का, डिवाइडेड बाय मास ऑफ OS। कितने उसके शॉर्टकट आप देखिए, जो क्लास में कराया है वही आया ही ना। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला 35.5, उसको ऐड कीजिए, 108 प्लस 35.5 इनटू मास ऑफ AgCl। कितना फॉर्म हो रहा है? मास ऑफ AgCl फॉर्म
143.5, यही 143.5 हो गई, ये तो कैंसिल होगा। मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दिया है 180 into 100। एज आई टोल्ड, कैलकुलेशन आपके हवाले साथियों। तो देखिए कितना आता है, 20% आंसर है कि नहीं। कैलकुलेशन आपके हवाले साथियों, कैलकुलेशन आपको करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिस्ट्री याद रखिएगा, आपको 45 मिनट्स में केमिस्ट्री को वाइंड अप कर देना है। 2 एम्पियर ऑफ current is allowed to pass through the molten AlCl3 in 30 minutes। मिनट्स को तुरंत कन्वर्ट कर दीजिए सेकंड में, 30 into 60 सेकंड। फाइंड द मास। फॉर्मूला क्या है, कम ऑन फास्ट। अरे मास ऑफ सब्सटेंस फॉर्म, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसको भूलना मत, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस फॉर्म, करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 96500 फैराडे इनटू 1 अपॉन वैलेंसी। 1 अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी कितना है, L+3 ना, तो तुरंत लेना है, एल्यूमिनियम का +3 चार्ज है। 1 अपॉन वैलेंसी इनटू, यस मोलर, 1 अपॉन वैलेंसी इनटू मोलर मास। वेरी गुड, मोलर मास आई दिया है 2 एम्पियर। ओके, टाइम, टाइम इज 30 into 60 divided by 96500 into 1/3। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना है, एल्यूमिनियम तो निकालना है, पास टू द मास इन mg। एल्यूमिनियम जो है कितना है, एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम पर मोल। आपको mg में चेंज करना है, तो ये जो आंसर आएगा ग्राम में आएगा, तो ग्राम में आंसर आने से आपको mg में चेंज कर लेना है। हाउ वी कैन चेंज इनटू मिलीग्राम, यू नो, ओके, दैट विल बी टू चेंज ग्राम इनटू मिलीग्राम, आप इसको कर सकते हो। तो देखिए 336, तो ऑलमोस्ट मैंने ऑल क्वेश्चंस ले लिए। आप देखिए क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं, केमिस्ट्री बहुत इजी, लेकिन बच्चा को ट्रिकी भी आता है। तो आपको पूरा, अगर आपने बुक पढ़ लिया, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो केमिस्ट्री को सॉल्व कर पाना जेई में बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप देखिए क्वेश्चंस के लेवल देखिए, कितने इजी क्वेश्चंस हैं, फटाक से सॉल्व होते हैं। मैंने एनसीईआरटी के कहाँ से भी क्वेश्चन लिए हैं, मैंने ये पॉइंट भी आपको मैंने बताया। और ध्यान में रखिएगा कि केमिस्ट्री आपको जल्द से जल्द, कम से कम समय पे कंप्लीट कर देना है। तब तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आ रहे हैं। शिफ्ट 2 के साथ आऊंगी मैं, देन अगेन आई विल डिस्कस ऑल द शिफ्ट जो हुआ है, ताकि आपको उसका फायदा आप आगे आने वाले जेईई के एग्जाम पे ले सके। तब तक ऑल द बेस्ट।